Hello viewers and subscribers. I, Dr. Ujjwal Mernal. Today we'll be discussing about teeth and tongue. We started with the human digestive system. तो दांत और जीभ के बारे में आज स्टडी करेंगे. मेनली वी आर स्टार्टिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इसको कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है. सबसे ओपनिंग को क्या बोला जाता है? एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग को माउथ, पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग को एनस. तो एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग जो हमारा माउथ जहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, वी विल स्टार्ट विद द ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी कहा जाता है. व्हाट इज इट कॉल्ड? बकल कैविटी. ओरल कैविटी मतलब कि जो माउथ जो ऐसे को ओपन करके चेक करेंगे ना, जो डेंटिस्ट या कहीं भी गए होंगे तो जो आप स्ट्रक्चर्स उसके अंदर दिख रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो ओरल कैविटी एक जो कैविटी है, एक स्पेस है जो कि ऑक्यूपाई करता है कुछ चीज़ों से, कुछ स्ट्रक्चर्स जो इसे बनाते हैं. तो क्या क्या उसका रूफ है, फ्लोर है और उसके क्या क्या साइड्स है वो हम जान लेते हैं. तो रूफ ऑटोमेटिकली आप लोग देख रहे हैं ऊपर अपर पार्ट, यानी कि रूफ मतलब कि अपर पार्ट इज फॉर्म बाय द पैलेट. पैलेट भी दो पार्ट में है. एक स्टार्टिंग के पार्ट जो फ्रंट में एंटीरियर सामने की तरफ है, दैट इज द हार्ड पैलेट, और दिस इज द हार्ड पैलेट. और पीछे की तरफ जो एरिया है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट. तो दिस इज अबाउट द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, बकल कैविटी. ठीक है. और फिर नीचे की तरफ फ्लोर है. फ्लोर किसके द्वारा बना हुआ है? फ्लोर इज द जो टंग, हमारा नीचे की तरफ टंग है, एंड ऑल्सो द फ्लोर ऑफ द माउथ है ना. फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ किसे कहा जाता है? जो नीचे जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में तो सबसे नीचे फ्लोर तो वो बना रहा है, बट इवन द टंग इटसेल्फ इज आल्सो कंसिडर्ड इन द फ्लोर. ठीक है. तो फ्लोर ऑफ द माउथ ये बना है जीभ के नीचे का हिस्सा का. ठीक है. जीभ का ये नीचे का हिस्सा, तो ये क्या हो गया? दिस इज द वेंट्रल पार्ट. और जीभ के ऊपर का ये वाला, ये जो हिस्सा दिख रहा है जीभ का ऊपर का, दैट इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग. तो नीचे वाला हिस्सा इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग, ऊपर वाला डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग. और नीचे जो जीभ को ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे का जो स्पेस मिल रहा है दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द माउथ. तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. एंड छत हो गया और नीचे का बेस हो गया, फ्लोर हो गया. ठीक है. अब साइड्स में क्या है? साइड्स में टीथ है हमारे. क्या है? टीथ है ना. जो बत्तीसा है हमारा, जो बत्तीसा बोलते हैं ना, जो 32 दांत है एडल्ट में, है ना. किसी में थर्ड मोलर नहीं होगा तो 28 भी हो सकते हैं. तो इवन कुछ भी इसके अंदर नंबर में चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थर्ड मोलर. किसी किसी में ऊपर में थर्ड मोलर आएंगे, नीचे में नहीं आएंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. ठीक है. तो साइड्स में टीथ आएंगे. तो इसमें मेन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग ये स्टडी करेंगे. वन इज द टीथ के बारे में स्टडी करेंगे एंड अदर इज द टंग. टीथ और टंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द ओरल कैविटी and इसके associated structures such as the lips and the oral vestibule, we will first see the thought for the day. ठीक है. oral vestibule किसे कहा जा रहा है आप समझ रहे पहले. ठीक है. दो स्ट्रक्चर्स, जो लिप है ना, जो ये अपर लिप दिख रहा है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर दिस इज द अपर लिप, ये वाला दिस इज द लोअर लिप बना रहा है. ठीक है. और इसके दांत और ये जो म्यूकोजा है यहाँ पर, और इसके बीच जो स्पेस है, दैट स्पेस बिटवीन द teeth and the mucosa is called the oral vestibule. ठीक है. ये oral vestibule हो गया. ठीक है. तो let's before diving in those topics, let us see for the thought. क्या है quote? Poor oral health can cause poor overall health. क्योंकि माउथ ही वो प्लेस है जिससे कि फूड का इनटेक हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट वी टेक इनसाइड आवर बॉडी. तो इट डिपेंड्स अपॉन और इनटेक. तो इसीलिए ओवरऑल हेल्थ भी इस पे डिपेंड करता है. क्या क्या हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, प्रॉपर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. तो दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स दे डिसाइड व्हाट आवर बॉडी विल बिकम. सो ओरल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके. ठीक है. लिप्स है ना. लिप्स तो बाहर का जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो कि इसके बीच का जो ओपनिंग को, दैट इज विल बी कॉल्ड द माउथ. ठीक है. तो लिप का ये जो स्ट्रक्चर है, इसके जो कॉर्नर्स को ओरल कमीजर्स बोला जाता है, और बाहर
जो स्किन और लिप के बॉर्डर को क्या बोला जाएगा, वर्मिलियन बॉर्डर, इट इज कॉल्ड एज द वर्मिलियन बॉर्डर। तो वर्टिकली ऐसे प्लेस करके देखेंगे तो दिस इज द वर्मिलियन बॉर्डर, और ये स्किन के तरफ वाला हिस्सा है, दिस इज द हिस्सा फॉर द स्किन इधर स्किन के साइड वाला, और ये अंदर इधर दांत है ना, इधर दांत होगा, यहाँ पे ओरल वेस्टिब्यूल होगा, तो ये वाला इस तरफ का हिस्सा को दे विल बी फॉर्म बाय द म्यूकोजा। तो इधर स्किन है एक तरफ और एक तरफ म्यूकोजा है, इसी स्किन के ऊपर सेबेसियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है, और ये तो म्यूकोजा तो हमेशा सलाइवा से हमेशा क्या होते रहता है, वेट होते रहता है, तो इसीलिए सूखता नहीं है, इसीलिए स्किन के साइड वाला ये सब ये सरफेस दे बिकम ड्राई। तो in order to prevent it from drying we use some moisturizers and all creams and all, ठीक है, otherwise sometimes we can also use saliva। तो these are the differences, ठीक है। तो अंदर की तरफ वाला it is always wet due to the saliva, and बाहर वाला is skin, so it gets dry, ठीक है, in contact with the environment। चलिए ठीक है, और इवन सम एलिवेशंस दिखे जाते लिप्स के ऊपर, दैट आर कॉल्ड द ट्यूबरकल्स, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लिप्स, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मसल्स भी प्रेजेंट होता है, यू कैन रिमेम्बर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एक मसल है दैट इज प्रेजेंट इन द लिप्स, जो कि इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओरल वेस्टिब्यूल। ओरल वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल मतलब कि एक ओपन स्पेस है ना, स्पेस जो कि से वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो दांत और जो म्यूकोजा जो है ना, जो गाल है उसके अंदर वाले गाल और दांत के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो इसके अंदर अपर वेस्टिब्यूल हो गया और लोअर वेस्टिब्यूल हो गया, और सामने की तरफ लिप वाले एरिया में जो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होगा, लिप वाले हिस्सा में, जैसे कि ये लोअर वाला है और ये अपर वाला, सपोज तो लिप वाले हिस्से में जो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज लेबियल वेस्टिब्यूल। क्या कहेंगे इसे, लेबियल वेस्टिब्यूल। और पीछे वाले हिस्से की तरफ क्या होगा, बक्कल वेस्टिब्यूल। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो सिमिलरली अपर में भी लेबियल वेस्टिब्यूल होगा और बक्कल वेस्टिब्यूल होगा, ठीक है। तो ये एक स्पेस प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ना उसके अंदर के मूवमेंट के लिए, चबाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। ऑल्सो इट हैज फ्यू ओपनिंग्स ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स सच एज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द वेस्टिब्यूल, ओरल वेस्टिब्यूल हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है पैलेट, है ना। पैलेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पैलेट क्या है, जो कि छत बनाता है, ओरल कैविटी का छत, रूफ कौन बनाता है, पैलेट। तो पैलेट के अंदर दो पार्ट का है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जो इसका जो टच करके भी देखेंगे या जीभ से भी फील करेंगे तो जो दांत के पास का एरिया है दैट विल बी हार्ड, तो इसे हार्ड पैलेट कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोन उसके बहुत नजदीक है, तो इसीलिए उसे हार्ड पैलेट कहा जाता है। और हार्ड पैलेट के दांत जहाँ लगभग खत्म होता है, उसके पीछे वाला स्ट्रक्चर जीभ से भी टच करके देखेंगे तो दैट इज रिलेटिवली सॉफ्ट, तो इसे सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। तो वहां पे बोन थोड़ा सा पीछे, यानी कि थिकनेस बोन और म्यूकोजा के बीच ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया है, वहां पे थोड़ा म्यूकोजा और वगैरह मसल्स वगैरह ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो सॉफ्ट है वो एरिया, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये फंक्शंस क्या है, ये मैस्टिकेशन में हेल्प करेंगे। मैस्टिकेशन इज द अनदर वर्ड, साइंटिफिक वर्ड फॉर च्यूइंग, है ना। खाना चबाने को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। तो ऊपर में ये कुछ रफ स्पेस भी प्रेजेंट होता है, रफ एरियाज, दैट इज कॉल्ड एज पैलेटल रूगे, है ना, या फिर पैलेटाइन रूगे। क्या बोला जाता है, पैलेटाइन रूगे, पैलेटाइन रूगे, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द पैलेट, हार्ड पैलेट दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इधर से देखिएगा तो ये दांत है सामने का, और दिस एरिया, ये वाला हिस्सा क्या है, हार्ड पैलेट है। फिर उसके बाद पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो हार्ड पैलेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हार्ड पैलेट में जो दांत के पास का एरिया दैट इज कॉल्ड एज इंसाइसिव पेपिला, और एक मिड पैलेटाइन रैफे ऐसा स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, और उसके साइड्स में उभार जैसा है ना, हल्का हल्का स्लाइट एलिवेशंस प्रेजेंट होता है, दैट एलिवेशंस आर कॉल्ड एज पैलेटल रूगे या फिर पैलेटाइन रूगे। दे आर हेल्पफुल इन मैस्टिकेशन। रफ्स एरिया है तो चबाने वाने में हेल्प करेगा, ठीक है, प्रॉपर, इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये देखिए एक और डायग्रामेटिक व्यू है, यू कैन सी। तो फ्रंट वाला दांत के आसपास वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, ठीक है, इससे क्या बोला जाता है, हार्ड पैलेट, और पीछे वाले हिस्से को सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट के एंड में एक प्रोजेक्शन होता है जो कि टंगा रहता है, जो कि उबला कहा जाता है ना। विक्स वाला प्रचार भी देखेंगे, खिच खिच को दूर करे वाला रहता है ना, जिसमें अंदर कीटाणु जो एक स्ट्रक्चर होता है जो उसे पकड़ के झूलते रहता है, तो दैट स्ट्रक्चर, दैट एलिवेशन, दैट राउंडेड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज उबला। क्या बोला जाता है इसको, उबला, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम जो हम लोगों ने देखा था, इसमें भी यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द उवुला। क्या बोला जा रहा है इसको, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये जो राउंडेड प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, दिस इज द उवुला, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जब भी खाना अंदर निगल के अंदर जाते हैं तो ऊपर का जो स्पेस होता है जिसे ओरोफेरिंक्स कहा जाता है, जिससे कि सांस हवा आ रहा है तो उसको थोड़ा क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये उवुला का फंक्शन होता है, ओरोफेरिंक्स के पैसेज को, इस्थमस को क्लोज कर देता है। चलिए, ठीक है, तो लिप्स हो गया, पैलेट हो गया, ठीक है, ओरल वेस्टिब्यूल हो गया, देन कम्स द अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टीथ, है ना। टीथ से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। और एज यू ऑल नो कि 32 टाइप्स के टीथ होते हैं। बचपन में कितने होते हैं, 20, और फिर बाद में 32 हो जाते हैं। इसके ऊपर बाद में आएंगे, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे, टीथ के बारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेट अस सी इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये दांत को ऐसे कट करके देखेंगे ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो ये दांत का एलएस है। लॉन्गिट्यूडनली हम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं दांत का स्ट्रक्चर को कट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो सबसे पहले बाहरी हिस्सा जो होता है, जो हमें ऊपर से दिख रहा है, उजला उजला रंग का जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन, इट इज कॉल्ड एज क्राउन। और जो जड़ जो हमें नहीं दिखता है, जड़ है जो नीचे सॉकेट जो हड्डी होता है इसके अंदर, वो अच्छे से बहुत पकड़ बना के रखा हुआ है, मजबूती एंकरेज बना के रखा हुआ है, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट, ठीक है। वो हमें दिखता नहीं है, वो बाहर की तरफ है ना, जिंजाइवा या फिर मिकोजा, ओरल मिकोजा से कवर्ड रहता है। और जीभ से भी यू कैन टच एंड फील कि हल्का हल्का ऐसा उभार प्रेजेंट होता है। दैट उभार जो एलिवेटेड एरिया मिकोजा में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ड्यू टू द बल्जिंग ऑफ द रूट्स। तो ये रूट का हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं है, जो बाहर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन, ठीक है। इसी तरह दांत का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 चीजों के कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट इज द मेन, जो इसका बल्क जो बनाता है, दैट इज फॉर्म बाय द डेंटिन, ठीक है। डेंटिन ही मेन बल्क फॉर्म करता है, और डेंटिन के ऊपर जो क्राउन वाले एरिया में स्ट्रक्चर को इसको कवर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज इनामेल, दैट इज इनामेल, है ना। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज द नॉन लिविंग थिंग, इट इज नॉट द हार्डेस्ट टिश्यू, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो इनामेल प्रेजेंट होता है, बिकॉज हार्ड क्यों होता है, इसके कंपोजिशन के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट के इसके अंदर समझिए कि आयंस के बने होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स बहुत सारे बने होते हैं, जिससे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल कहा जाता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। तो ये इसके कारण ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तभी ना हम लोग कुछ भी चीज चबाते हैं, मस्त मुर्गा का टांग चबाएंगे या फिर चना चबा सकते हैं, कुछ भी चीज है ना, कड़क चीज खाते हैं तो नुकसान नहीं होता है ना। बट एकदम हार्ड चीज भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज माइक्रो फ्रैक्चर्स इन द इनामल, ठीक है। तो ये तो इनामल से रिलेटेड बातें हैं, है ना। तो डेंटिन तो मेजर बल्क बना रहा है, जो आप येलो कलर में इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा डेंटिन, और ऊपर क्राउन वाले एरिया में क्या है, इनामल, ठीक है। और इनामल और जो नीचे वाला हिस्सा है वो डेंटिन किससे कवर्ड होता है, सीमेंटम से कवर्ड होता है। रूट वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, सीमेंटम, रूट वाले हिस्से में सीमेंटम, है ना। सीमेंट कैसे लगा के रखते हैं, तो सीमेंट से चिपका रहता है ईंटा और
दीवार के बीच में जो ईंटा एक दूसरे से सीमेंट से चिपका रहता है, सिमिलरली इसी तरह समझ लीजिए जड़ भी सीमेंट नीचे रूट में सीमेंटम से फिक्स चिपका हुआ है, तो डेंटिन। ठीक है, डेंटिन के क्राउन वाले हिस्से में इनामेल हो गया, रूट वाले हिस्से में सीमेंटम हो गया। ठीक है, और इन्हीं डेंटिन के बीच में एक कैविटी होता है जिसे पल्प कैविटी कहा जाता है, वो है ना, और वो जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज पल्प। तो कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? पल्प। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, है ना, मेसेनकाइमल सेल्स से बनता है पल्प। ठीक है, और उसको ओडोंटोब्लास्ट होते हैं जो कि डेंटिन बनाता है। कुछ ओडोंटोब्लास्ट यहाँ पे ऐसे सेल्स बने रहते हैं ना। इसके अलावा ब्लड वेसल्स और नर्व्स तो इसमें प्रेजेंट हो गए, लिम्फेटिक नर्व्स, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ये सब सारे ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और नर्व्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा बहुत सारे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मेसेनकाइमल सेल्स हो गए, ओडोंटोब्लास्ट हो गया। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट वो सेल है जो कि डेंटिन को बनाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज जान लेना है कि कौन कौन से सेल्स क्या क्या बनाते हैं, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सेल्स जो हम लोग पढ़े ना स्ट्रक्चर, दांत का क्या क्या, इनामेल है, डेंटिन है और सीमेंटम है, तो ये तीनों किस किस सेल्स से बनते हैं उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, जो सेल्स इनामेल को बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट क्या बनाते हैं? इनामेल। तो इनामेल फॉर्मिंग सेल्स क्या हो गए? एमिलोब्लास्ट। ठीक है, फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, सिमिलरली डेंटिन को बनाने वाला क्या है? ओडोंटोब्लास्ट। व्हाट आर दे कॉल्ड? ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट हो गया, ये क्या बनाते हैं? डेंटिन। ठीक है, सिमिलरली सीमेंटम को बनाने वाले क्या होंगे बताइए? अब तो इतना दिमाग लगा लिए होंगे। सीमेंटम क्या होगा? सीमेंटोब्लास्ट। क्या होगा? सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है, सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है, और जो पल्प है वो हमारे जो मेसेनकाइमल सेल्स वगैरह जो होते हैं, दे फॉर्म द पल्प। ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं, जो न्यूरोकेस सेल्स से डिराइव्ड होते हैं, फर्दर डेंटल पैपिला से डिराइव्ड होते हैं, वो एक सेल्स होते हैं, बस इतना जान लीजिए। दे फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पल्प है। पल्प किसका बना हुआ है? नर्व्स हो गया, ब्लड हो गया। तो यही जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सुने प्रचार वगैरह देखे होंगे ना, दांत में झंझनाहट आ गया ना, सेंसोडाइन एंड ऑल, जो टूथपेस्ट सबका प्रचार आता है, तो क्या होता है उसमें? जो डेंटिन होता है और इनामेल, सबसे ऊपर इनामेल का कवर और डेंटिन, ये दोनों का जो कीड़ा वगैरह कुछ लग जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, स्टेप्टोकोकस एंड ऑल, बैक्टीरिया के कारण वो क्या खाना हमारा जमा है, तो खाना के पर बैक्टीरिया रिएक्ट करके कुछ एसिड रिलीज करते हैं, सच एज लैक्टिक एसिड, जिसके कारण की इनामेल का हार्ड स्ट्रक्चर, डेंटिन का हार्ड स्ट्रक्चर, ये सब टूटने लगता है। टूट टूट के ये पल्प के एरिया के आसपास आ जाता है। पल्प के एरिया के आसपास आ गया तो उससे एक कीड़ा, बोलते दांत सड़ गया है, दांत में कीड़ा लग गया, तो दैट इज कॉल्ड एज डेंटल केरीज, है ना। टेक्निकल टर्म क्या है? डेंटल केरीज, KIRES, है ना, कीड़ा, कीड़ा से केरीज, तो डेंटल कीड़ा लग जाता है, फिर ये पल्प वाला एरिया पहुंच जाएगा ना, यानी कि नर्व एक्सपोज हो गया, नर्व के आसपास वाला हिस्सा में पहुंच गया, तो नर्व के आसपास वाले हिस्सा में पहुंच गया तो इसके कारण उसे पेन हो जाएगा। ठीक है, इवन डेंटिन में भी हल्का फुल्का सेंसिटिविटी प्रेजेंट होता है, तो डेंटाइनल डेंटिन में भी अगर कि डेंटल केरीज पहुंच गया तो उस समय भी सेंसिटिविटी आने लगता है। ठीक है, नॉट जस्ट कि जब पल्प एक्सपोज होगा तभी पेन होगा। चलिए, ठीक है, सिर्फ इनामेल में रहता है तब डेंटल केरीज, तब उतना सेंसिटिविटी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ सेल्स का नाम याद रखिएगा। स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इनामेल और डेंटिन बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनामेल सबसे हार्ड है, फिर उसके बाद डेंटिन है, फिर सीमेंटम, फिर उसके बाद एल्वियोलर बोन है ना। एल्वियोलर बोन क्या है? एल्वियोलर बोन जो बोन हमारा जो हम लोग का जो दांत है ना, स्कल के
में ही लगा हुआ है ना, सॉकेट उसे बोला जाता है। सॉकेट जैसे कि प्लग होता है, प्लग को सॉकेट में डालते हैं ना, तो कुछ गड्ढे बने हुए हैं हमारे, जो नीचे जॉज है, जो ना नीचे वाले जॉ को मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला बोलते हैं। तो जो हड्डी है, हड्डी के अंदर गड्ढे बने हुए हैं, उसके अंदर दांत फिक्स, ऐसे समझ लिए जैसे कि ये उंगली है ना, उसके अंदर ऐसे दांत फिक्स जाके हो जा रहे हैं। तो ये सब ऐसे गड्ढे बने हुए हैं और सॉकेट है, जिस गड्ढे को क्या बोलेंगे, सॉकेट, और उसके अंदर दांत का जो रूट है वो इसके अंदर अच्छे से जाके फिक्स हो गया है। तो इस तरह एक सॉकेट बना देता है। तो हम लोग इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं ना। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो क्या है, दांत के बारे में। एक तो क्या है हमारा हेट्रोडॉन्ट, और दूसरा टर्म क्या है, हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं अभी, हेट्रोडॉन्ट के बारे में, और फिर एक डाइफाइवडॉन्ट और एक थीकोडॉन्ट। ठीक है, हेट्रोडॉन्ट क्या है, हर एक वर्ड के बारे में धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट मतलब डॉन्ट इज वर्ड स्टैंड फॉर टीथ, हेट्रो मतलब कि अलग अलग। तो सब सारा दांत हम लोग का अलग अलग टाइप का होता है ना, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का होता है। जैसे कि सामने वाले को क्या बोला जाता है, इंसाइजर्स, दे आर कॉल्ड एज इंसाइजर्स। और तीसरा दांत को, थर्ड नंबर वाला दांत को क्या बोला जाता है, कैनाइन। ठीक है, थर्ड वाला को क्या बोला जाता है, कैनाइन। तो 2 इंसाइजर्स हो गए, एक कैनाइन हो गया। इंसाइजर्स के अंदर भी सबसे सामने वाला को सेंट्रल बोला जाता है, सेंट्रल इंसाइजर, और दूसरे वाले को थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इंसाइजर। तो 2 इंसाइजर हो गए, है ना, एक कैनाइन हो गया, फिर चौथा और पांचवा। ठीक है, चौथा और पांचवा क्या हो गया, प्री मोलर। व्हाट आर दे कॉल्ड एज, प्री मोलर, मोलर के पहले आने वाला प्री मोलर। और फिर लास्ट के तीनों, यानी कि छठा, सातवां और आठवां दांत क्या हो गया, मोलर ना। सेंटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेंटर अगर ओरल कैविटी ऐसे मान रहे हैं तो दांत को 4 हिस्से में बांट लेंगे। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इस तरफ 8 दांत है, इधर भी 8 दांत है, इधर भी 8 दांत है, इधर भी 8 दांत है। तो यही सब चारों मिला के टोटल 8 8 4 जो कितना होता है, 8 × 4 32। तो ये 32 टीथ हमारे में प्रेजेंट होता है। एडल्ट की बात कर रहे हैं, इफ वी हैव 3 मोलर्स। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया और मोलर। तो इन लोगों का फंक्शंस क्या है, देखिए ये एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, आप लोगों के लिए मैंने लाया है। देखिए दिस इज द, एनसीईआरटी में ये वाला आपका डायग्राम मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहला वाला जो मार्क किया हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट इज द इंसाइजर, पहला और दूसरा सेकंड इंसाइजर है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड क्या है, इंसाइजर, थर्ड क्या है, कैनाइन, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, प्रीमोलर, 6 7 8 है मोलर्स। ठीक है, तो इंसाइजर का क्या फंक्शन होता है, इंसाइजर है ना, जो भी कटिंग है ना, जैसे एप्पल कट करना है ना, कोई भी कटिंग का काम आता है, जो खाना फूड हो गया उसका कटिंग का काम आएगा। ठीक है, और फिर जो कैनाइन होता है, टियरिंग है ना, कोई भी चीज यानी कि, या फिर फ्लैश को, मीट को टियर करना है, कोई भी चीज को टियरिंग में हेल्प करता है। और इट इज मोर डेवलप, दिस कैनाइन इज मोर डेवलप्ड इन एनिमल्स सच एज डॉग्स और लायन हो गया है। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा नुकीला होता है। ठीक है, देखिएगा दांत है ना, इस तरह से एकदम नुकीला होगा, डॉग्स वगैरह ना, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर बहुत ही नुकीला होगा। ठीक है, फिर ये टियरिंग का काम आएगा कैनाइन। फिर प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या आएगा, सिंपल जो भी उसका क्रश करने के काम आएगा, क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। प्रीमोलर, मोलर का क्या आएगा, क्रशिंग भी करेगा और एकदम अच्छे से मस्त मसल वसल देगा, ग्राइंडिंग भी करेगा। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आवर टीथ। यानी कि ये ओवरऑल सब कुछ क्या करे, च्यूइंग में मदद कर रहा है, मदद जब खाना चबाने में मदद होगा, यानी इस चबाने को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। खाना चबा रहे हैं हम लोग, उससे क्या बोला जाएगा, मैस्टिकेशन। तो दांत का मेजर फंक्शन क्या है, खाना चबाना, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। तो ये कुछ फंक्शंस याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में ना रूट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कि किसमें क्या क्या रूट प्रेजेंट है, कौन से दांत पे, ये भी जान लेना होगा। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपका बना हुआ है ना, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपका बना हुआ है, वी हैव टू नो अबाउट द रूट्स। 1 मिनट। तो जो भी हमारे टीथ है उसके रूट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या रूट्स प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, यू कैन सी कि
कैनाइन और इंसाइजर के अंदर जनरली वन रूट प्रेजेंट होता है। इनमें कितने प्रेजेंट होते हैं? दे हैव वन रूट, जनरली दे हैव वन रूट। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीमोलर्स में देखिए, प्रीमोलर्स में भी अगर अपर जॉ की बात किया जाए तो जनरली फर्स्ट प्रीमोलर होता है, उसमें 2 रूट होता है, और जनरली ऐसे इसमें सब कम में 1 रूट होता है। सिमिलरली मोलर्स के अंदर, अपर जॉ के अंदर रूट्स कितना होता है? जनरली 3 होता है, और लोअर जॉ में 2 होते हैं। यानी देख रहे हैं आप, अपर जॉ में ज्यादा रूट होता है और लोअर जॉ के अंदर कम रूट होता है। इसका कारण क्या है कि जो ऊपर का जो जॉज होता है, मैक्सिला होता है, वो थोड़ा सा पोरस होता है ना, मतलब उसमें हल्का हल्का पोरोसिटी रहता है, वो उतना डेंस, उतना घना नहीं रहता है। मैंडिबल एकदम घना रहता है, तो उसके अंदर अगर कम रूट भी रहा तो वो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, और वो एकदम एंकरेज, एकदम मजबूती प्रदान करता है, अच्छे से पकड़ बना के रखता है। ठीक है, तो एक वो कारण हो गया, और दूसरा ग्रेविटी भी कारण से भी याद रख सकते हैं, है ना। ऊपर टंगा हुआ है दांत, तो उसको थोड़ा ज्यादा रूट चाहिए ना पकड़ बनाने के लिए, तो वो उससे याद कर सकते हैं कि ऊपर वाले में ज्यादा रूट होता है, मैक्सिला में यानी अपर टीथ में ज्यादा रूट होता है। वी टॉक अबाउट द प्रीमोलर एंड द मोलर्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द टाइप्स, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ द टीथ, दैट इज द हेटेरोडोंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हो गया? हेटेरोडोंट। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट से क्या समझते हैं? थीकोडोंट का मतलब है कि टूथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। टूथ किसके अंदर एम्बेडेड है? सॉकेट में। कौन सा? सॉकेट ऑफ द जॉ। जॉ कहाँ पे है? जॉ ऑफ द स्कल, है ना, स्कल बोन से अटैच्ड हम लोग का होता है, तो ये जॉ ऑफ स्कल, है ना, स्कल बोन। ठीक है, तो जॉ बोन से हम लोग का, जॉ बोन के अंदर गड्ढे बने, सॉकेट, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थीकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर ये सॉकेट बना हुआ है और ये हड्डी प्रेजेंट है। दिस इज द एल्वियोलर बोन। दिस इज क्या है? ये बोन है। दिस इज द बोन। ये क्या है? बोन है। ये भी क्या है? बोन है। एल्वियोलर बोन है। ये भी क्या है? बोन है। और ये अंदर वाला पार्ट हिस्सा दांत है, तो दांत भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट होता है। टीथ भी बोन के जैसा ही हार्ड, तो समझिए बोन है। तो एक बोन और दूसरे बोन को लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा ना, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाले को स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो यहाँ पे दांत में भी एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, विच कनेक्ट्स द टीथ एंड द बोन। टीथ एंड बोन, है ना, बोन को एल्वियोलर बोन कहा जाता है। एल्वियोलर बोन, टीथ और बोन को कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरियोडोंटल लिगामेंट। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये लिगामेंट्स प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह के बने होते हैं बहुत सारे फाइबर्स, जो कि रस्सी से एकदम समझो बांध के रखता है ना, सीमेंटम, और उसमें जकड़े रहता है सीमेंटम और एल्वियोलर बोन को। तो एक तो यानी कि इसका और मजबूती प्रदान कर दिया ना, जैसे गड्ढा में तो है ही, और फिर उसको जोड़ दिया, बहुत सारा रस्सी से किसी चीज को बांध देंगे तो मजबूती आ जाता है ना। सिमिलरली वही काम है लिगामेंट फाइबर्स का। ठीक है, तो वेरियस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विच गिव्स एंकरेज टू द टीथ। ठीक है, तो पेरियोडोंटल लिगामेंट के अंदर एक वर्ड याद रखिएगा, कुछ जो फाइबर्स होते हैं ना सीमेंटम के अंदर ऐसे धंसे रहते हैं ना, एल्वियोलर बोन के अंदर भी कुछ ऐसा धंसा अंदर घुस जाएगा, धंस जाएगा। तो धंसे हुए कुछ फाइबर्स जो अंदर पार्ट है उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज शार्पेज फाइबर। साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया हुआ है जिसने उसको खोज किया था, तो शार्पेज फाइबर। तो ये टर्म याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है। शार्पेज फाइबर्स प्रेजेंट, पहले आता था, क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो इट कैन बी रिपीटेड। तो शार्पेज फाइबर दे आर ए टाइप ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीमेंटम एंड द एल्वियोलर बोन, है ना, वो पेरियोडोंटल हिस्सा का वो हिस्सा वो होता है। फिर सिंपली आप सिंपल भी याद कर सकते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट एक फाइबर है, एक तरह का नाम है उसका शार्पेज फाइबर। ठीक है, चलिए, अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज ब्यूनोडोंट, है ना। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूनोडोंट, है ना। ब्यूनोडोंट मतलब कि हमारे दांत में कुछ कस्प प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कस्प, है ना। कस्प क्या होता है? जैसे उभार, जैसे दांत के ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ऐसे ऐसे उभार जैसा दांत का स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे ये क्राउन है, क्राउन पे ऐसा उभार बना होता है। दीज आर स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज कस्प, है ना। और कस्प जनरली हमारा लो होता है, लो साइज का, है ना, मतलब हाइट कम होता है इसका। क्या होता है ना, लो कस्प, है ना। हाइट कम होगा, हाइट कम होता है, हाइट कम वाले को ब्यूनोडोंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने बात कर रहा था
कार्निवोरस एनिमल्स में ना कुछ कस्प कैनाइन वगैरह के कस्प बहुत ज्यादा लंबा होते हैं तो उनको सीकोडोंट कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज सीकोडोंट। ह्यूमंस के अंदर क्या है, ब्यूनोडोंट, ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अबाउट डाइफायोडोंट, ठीक है, डाइफायोडोंट मतलब कि डाइफायोडोंट वर्ड से ही समझिए, डाई मतलब कि क्या हो गया, दो बार आ रहा है, कोई भी चीज दो बार रिपीट होगा, ट्वाइस, और फिर क्या होगा, फायो मतलब क्या होता है, ग्रो, फायो मीन्स टू ग्रो, और डोंट का मतलब तो टीथ होता है, आप जानते ही है, तो यानी कि दो बार जो ग्रो करने वाला टीथ है, दो बार जो हमारे लाइफ टाइम में दो बार आएगा, दैट आर दे आर कॉल्ड एज डाइफायोडोंट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि दूध का दांत बोलते हैं और फिर एक एडल्ट का दांत आ जाता है, तो दूध वाला दांत जो दैट इज द मिल्क टीथ है ना, मिल्क टीथ जिसे कहा जाता है, दैट इज द फर्स्ट टीथ दैट इज फॉर्म्ड इन द बेबी, तो उसे डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। इनका 20 नंबर होता है। फिर दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ है ना, जो कि हमेशा लाइफ टाइम तक, जब तक बूढ़े हो जाएंगे या फिर जब तक दांत निकल नहीं जाएगा तब तक प्रेजेंट होता है, तो उनका मात्रा क्या होता है, 32 टीथ, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला इसी के आधार पे बताया जाता है ना, क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, डेंटल फॉर्मूला किसे कहते हैं, व्हाट इज डीएफ है ना, डेंटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो ये कैसे दांत का अरेंजमेंट होता है वो जान लीजिए, ठीक है। तो एक सेंट्रल इंसाइजर हो गया, और फिर एक लैटरल हो गया, और एक कैनाइन, मतलब कि दो इंसाइजर हो गया और एक क्या हो गया, कैनाइन हो गया, और फिर प्रीमोलर्स मिल्क टीथ में एब्सेंट होते हैं, तो दो मोलर होगा, दो मोलर हो गया, दो इंसाइजर हो गया, और ये, तो इसको डिनोट करने का जो सिस्टम है कैसे बताया जाता है, डीएफ सबसे पहले जो इंसाइजर है उसके बारे लिखा जाता है, फिर कैनाइन के बारे, फिर प्रीमोलर के बारे, और फिर मोलर, अगर प्रीमोलर नहीं है तो इसे 0 लिख दिया जाता है। तो ये ऐसा पैटर्न हुआ है ना, अपर के बारे लिख दिए और फिर लोअर के बारे में लिख दिए, तो ये दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपर और लोअर है ना, यानी कि एक तरफ में 5 टीथ प्रेजेंट है ना, इसके अंदर अगर मिल्क टीथ का लिख रहा है, ठीक है, कितने इंसाइजर प्रेजेंट है, 2, कितने कैनाइन प्रेजेंट है, 1, प्रीमोलर कितने, 0, मोलर कितने, 2, और फिर नीचे भी सेम 2 है ना। इसमें देखिए ये वाला देखिए एक तरफ का हिस्सा है, दांत मुंह को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए है ना, पूरे 20 बांट, तो लेफ्ट राइट है ना, अपर लेफ्ट अपर राइट है ना, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, तो ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में लिखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली नीचे में देखिए कितने हैं, 2 इंसाइजर है, एक कैनाइन है, प्रीमोलर कितने 0, मोलर कितने 2, तो ये यानी टोटल कितना हो गया, ऊपर 5 नीचे 5 5 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5, यानी कि 5 और 5 10, फिर 2 मल्टीप्लाई किए तो 10 2 20, तो टोटल कितना हो गया टीथ 20। तो यही मिल्क टीथ का क्वेश्चन अगर आ गया, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो 20 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, एडल्ट टीथ के बारे आ गया। एडल्ट टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताना होगा, तो कैसे बताइएगा, बताइए। एडल्ट टीथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों ने देखा भी, एडल्ट टीथ में क्या प्रेजेंट होगा, डेंटल फॉर्मूला किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स है ना। एडल्ट्स मतलब कि मतलब जब थर्ड मोलर आ गया है, जनरली 18 से 25 साल के बीच में आ जाता है थर्ड मोलर, जिसको कि रॉन्गली विजडम टीथ भी कहा जाता है, जो कि वाइज होता है, बट थर्ड मोलर कोई जरूरी नहीं है, थर्ड मोलर का आना कोई बाई जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, इट इज रिगार्डेड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, कैसे कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वी विल कम टू द डेंटल फॉर्मूला। एक चीज जान लीजिए कि थर्ड मोलर को क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पहले जो एंसेंट मैन होता था ना, पुराने जमाने के लोग, तो उसका जबड़ा बड़ा होता था और उन लोग को ज्यादा दांत चाहिए होता था, तो उसके अंदर ज्यादा दांत ऑक्यूपाइड था, और वो खाते क्या थे भाई, मीट एंड ऑल है ना, रॉ, या फिर जो मीट खाते थे, या फिर जो भी एनिमल वगैरह, या फूड भी, सब्जी वगैरह हर्बीवोरस भी खा रहे थे, तो रॉ फूड होता था उनका, तो उनको ज्यादा चबाना पड़ता था, कुकिंग वगैरह नहीं होता था ना, कुकिंग कहाँ प्रेजेंट था, फायर जब इन्वेंट हुआ उसके बाद खाना बनाने लगे, तो ज्यादा चबाना पड़ता था, ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, ज्यादा दांत चाहिए होता था, तो इसीलिए थर्ड मोलर पहले एंसेंट मैन जो होता था उसके अंदर प्रेजेंट होता था, एंसेंट ह्यूमंस में प्रेजेंट होता था। जैसे जैसे इवोल्यूशन होने लग गया, खाना पकाने लग गए हम लोग ना प्रॉपर, तो ज्यादा चबाने का जरूरत नहीं पड़ा, और हमारा जॉ साइज भी धीरे धीरे घटता गया, धीरे धीरे क्या होता गया, जॉ साइज हमारा घटता गया, तो जॉ साइज घटता गया तो ज्यादा दांत ऑक्यूपाई करने का जगह नहीं रहता है, तो इसीलिए वो
एब्सेंट होने लग गया, ठीक है। या फिर किसी किसी में आता है तो वो अंदर ही रहता है, अंदर डूबा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पैक्टेड। क्या बोला जाएगा? इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड मतलब कि अंदर अंदर डूबा रहता है, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर हो जाता है, जिससे कि फिर सर्जरी से निकाला वगैरह भी जाता है, या फिर बहुत बार दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये हो गया। अगर नॉर्मली आ जाता है तो वो दर्द नहीं होगा ना, अगर गलत जगह में आ गया, स्पेस कम है, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेन होता है। अगर बगल वाले दांत को टच होगा या बोन वगैरह को ज़्यादा टच होगा, स्पेस कम है, तो उसका फिर दर्द कराता है। तो ये दिस इज अबाउट द थर्ड मोलर, ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं? डेंटल फॉर्मूला की, ठीक है। इसके अंदर थर्ड मोलर आएगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। थर्ड मोलर के अंदर उसका याद रखना है, मोलर का संख्या बढ़ेगा, ठीक है। तो इंसाइजर कितने हो गए? एडल्ट टीथ के एंड में 2 हो गए। कैनाइन कितने? 1। प्रीमोलर क्या हो गया? 2, ठीक है। यानी कि 2 प्रीमोलर आ जाते हैं ना, 2 जो मोलर होता है उसके बदले 2 प्रीमोलर आते हैं, फिर नया प्लेस में मोलर उगता है, ठीक है। तो ये थर्ड मोलर आ गया, तो 3, तो 2 1 2 3 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा ऊपर 8 और 8 हो गए, तो 16 गुने 2 32। तो ये टोटल डेंटल फॉर्मूला इसका आ गया 32, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ 16 ईयर ओल्ड, है ना, या फिर 16 ईयर ओल्ड का क्वेश्चन आ जाएगा। 16 ईयर ओल्ड 15 ईयर ओल्ड में क्या दिमाग लगाना है कि उनको थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, तो उनमें क्या होगा? 2 1 2 2, बाकी तो आया रहेगा, 2 1 2 2 हो जाएगा, यानी कि 2। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या ये आ जाएगा आपका 28। कितना हो जाएगा? 28। तो ये एक क्वेश्चन इसके थ्रू आता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है जो कि मैं एक और आपको बता देता हूँ। वन क्वेश्चन आता है, राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ। राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ और डाइफायोडोंट टीथ। तो मोनोफायोडोंट टीथ, तो मोनोफायोडोंट टीथ क्या हो गया? मतलब कि जो एक बार आएगा, एक बार जो ग्रो कर रहा है, तो एक बार कौन कौन आ रहा है हमारे मुंह के अंदर? सिर्फ एक बार कौन कौन आ रहा है? जैसे कि इंसाइजर तो एक बार आया, फिर दोबारा आ गया, है ना, तो उस पे को तो नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर फिर कैनाइन था, वो भी दोबारा आ गया, ठीक है। फिर प्रीमोलर पहले नहीं था ना, प्रीमोलर था ही नहीं, तो बेचारा 2 प्रीमोलर नए आए, ठीक है। और मोलर के अंदर भी 2 मोलर था, बट 2 मोलर तो फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर तो आ गया, बट थर्ड मोलर नया आया, तो इसके लिए थर्ड मोलर के लिए ये 1 लिख दो। ये किसके लिए आया? थर्ड मोलर के लिए, थर्ड मोलर के लिए। और ये 2 किसके लिए आया? नया पहली बार क्या आया? प्रीमोलर, तो ये प्रीमोलर आया। तो इसी तरह सिमिलरली नीचे भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डेंटल फॉर्मूला? 0021/0021। तो इसमें 4 4 हो गए, यानी कि 4 3 3 4 जा 12, तो यानी कि 12 दांत वही नया आता है। तो वही मिल्क टीथ में 20 होता है, फिर 12 दांत नया आ जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 32, ठीक है। सिमिलरली अगर डाइफायोडोंट का क्वेश्चन आ गया, डाइफायोडोंट का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ डाइफायोडोंट टीथ? तो डाइफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बताइए? जो 2 बार आए हैं 2 बार कौन कौन आ रहे हैं? जो मिल्क टीथ थे वही होगा ना इसका आंसर दे। मतलब कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इनडायरेक्टली मिल्क टीथ के बारे, मिल्क टीथ जो थे वही ना दोबारा आ रहे हैं। तो एक क्या हो गया क्वेश्चन में बताइए? 2 इंसाइजर हो गया, एक कैनाइन दोबारा आता है, ठीक है। प्रीमोलर होता है भाई? नहीं दोबारा नहीं आता है सर, तो इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक ही बार आता है तो इसमें नहीं लिखाएगा। फिर मोलर के अंदर क्या? थर्ड मोलर कितने बार आता है बताइए? एक बार आता है, तो थर्ड मोलर को नहीं लिखना है इसमें, तो मोलर 2 हो जाएंगे। तो 2 1 0 2 2 1 0 2, तो ये कितना हो गया? 5, ये भी टोटल 20 हो गया। तो ये और मिल्क टीथ दोनों का आंसर दोनों सेम होगा, 2102/2102। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। 2 टाइप का टीथ डेंटिशन होता है, एक है मिल्क या फिर डेसिडस या फिर प्राइमरी डेंटिशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेंटिशन या फिर उसे एडल्ट डेंटिशन कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खासकर मोनोफायोडोंट, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट विल कम अबाउट टंग, है ना। टंग की बात करें, अच्छा टंग की बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर जो हम लोग का ओरल कैविटी और बकल वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होता है, जिसे कि फ्रीनम कहा जाता है, उसके बारे जान लीजिए।
है ना, वो मैंने आपको नहीं बताया क्या बोलते हैं, फ्रीनम, FERUN, है ना। नीचे भी सिमिलरली यहाँ पे फ्रीनम प्रेजेंट होता है, जो कि बकल वेस्टिब्यूल के पास प्रेजेंट होगा। अगर फ्रीनम कभी कभी मोटा आ जाता है या फिर अगर स्पेस क्रिएट हो जाता है दोनों इंसाइजर के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टेमा। मतलब कि दो इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर के बीच में ये ऐसे चिपका हुआ है, अगर स्पेस क्रिएट हो गया, जैसे बोले ना खिड़की बन जाता है साए दाएं दांत में, तो वो स्पेस हो जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। ठीक है, फ्रीनम भी मोटा हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। तो फ्रीनम क्या है भाई, फ्रीनम करें मतलब इट इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकोजल म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन जो उसका एक समझो एक मोटा सा फोल्ड है, ठीक है, तो उसके कारण ये फ्रीनम बन गया। तो अपर फ्रीनम हो गया, नीचे भी लोअर फ्रीनम, मैक्सिलरी फ्रीनम और लोअर फ्रीनम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड याद है। अगर ज्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो फ्रेनेक्टोमी, इसको कट करके फिर ठीक किया जाता है। चलिए, एक तो ये हो गया फ्रीनम के बारे में, और सिमिलरली टंग के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको, टंग टाई होता है। ठीक है, टंग के बारे तो आप लोग स्ट्रक्चर्स पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आई विल टॉक अबाउट द टंग टाई। टंग टाई क्या होता है, अगर मैं फ्रीनम का बता रहा हूँ यहीं पे जान लीजिए ना। जैसे कि टंग होता है हमारा पीछे की तरफ क्या, हाइड बोन से अंदर जो फेरिंग्स होता है गला की तरफ, हाइड बोन होता है उससे अटैच्ड होता है। और टंग क्या होता है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना है, स्केलेटल मसल से बना है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में है ना। जब मन तब बात कर सकते हैं ना, या फिर जब मन तब रोक सकते हैं, या जब मन तब मुंह को जीभ को हिला सकते हैं, तो इट इज अंडर आवर कंट्रोल। तो ये किसके, स्केलेटल मसल से ये बना हुआ है, पीछे हाइड बोन से अटैच है, और नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ पे वो एक फ्रीनम से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रीनम। ठीक है, लिंगुअल फ्रीनम, है ना। लिंगुअल फ्रीनम एक फर्स्ट जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो टंग ऐसा ऊंचा करके माउथ ओपन किया हुआ था, दिस डायग्राम, ये देखिए, है ना, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द फ्रीनम, दिस इज द फ्रीनम, ये स्ट्रक्चर है ना। जीभ ऐसे मान लीजिए ऊपर करके ऐसे देख रहे हैं, जीभ को ऊंचा करेंगे तो पीछे ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रीनम। व्हाट इज इट इज कॉल्ड, लिंगुअल फ्रीनम। तो लिंगुअल फ्रीनम से अटैच्ड है। कई बार बहुत सारे बच्चों लोगों में, है ना, ये फ्रीनम अटैच, ज्यादा अटैच हो जाता है तो टंग का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें तुतलाहट आ जाती है, इट इज इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच हो जाता है, तो बोल नहीं पाते, तुतलापन आ जाता है। तो उन बच्चों में ये फ्रीनम को कट किया जाता है, दैट फ्रीनम को कट करने का प्रोसीजर को इट इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनेक्टोमी। ठीक है, या फिर एंकाइलोग्लॉसिया, मेडिकल टर्म क्या बोला जाएगा, जो टंग टाई हो गया, क्या हो गया, टंग टाई, टंग टाई हो गया, मतलब कि टंग चिपक गया, टंग ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, टंग को पकड़ लिया, तो इस मेडिकल टर्म को एंकाइलोग्लॉसिया बोला जाता है, एंकाइलोग्लॉसिया, है ना। ग्लॉसिया वर्ड स्टैंड्स फॉर टंग, एंकाइलोग्लॉसिया, और एंकाइलो मतलब कि कोई भी चीज का फिक्स हो जाना, तो फिक्स हो गया टंग, तो इट इज कॉल्ड एज एंकाइलोग्लॉसिया। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टंग टाई। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मेडिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू टंग। ठीक है, चलिए टंग की बातें कर रहे हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। तो टंग का आप लोग जो डायग्राम बनाइएगा, टंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके सरफेस के ऊपर बहुत रफ होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैपिला। कुछ पैपिला प्रेजेंट होता है, और टंग दो पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड होता है। एक तो पीछे वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, जो गले के हिस्सा है ना, फेरिंक्स से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल पार्ट, और सामने वाला हिस्सा को ओरल पार्ट। तो 1/3 हिस्सा पीछे का जो हमें दिखता नहीं है ना, ऐसे कोई भी चीज को करके आप देखिएगा ना, इस तरह आप मुंह ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है, तो दिस इज द ओरल पार्ट, और जो पीछे का हिस्सा जो नहीं दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, दैट इज द फेरेंजियल पार्ट। तो ये 1/3 हिस्सा पीछे वाला, पोस्टीरियर 1/3 उसे फेरेंजियल बोला जाता है, और एंटीरियर 2/3 को ओरल पार्ट ऑफ द टंग कहा जाता है। ठीक है, और फिर टंग का ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, डॉर्सल। कोई भी ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, डॉर्सल। नीचे वाले सतह को वेंट्रल। तो वेंट्रल सरफेस हो गया, ऊपर वाले को डॉर्सल सरफेस, नीचे वाले को वेंट्रल सरफेस। तो नीचे फ्लोरा ऑफ माउथ से अटैच है, और ऊपर में हायोइड बोन, क्या है, हायोइड बोन, पीछे की तरफ हायोइड बोन से अटैच है, और सामने की तरफ फ्लोर ऑफ द माउथ से फ्रीनम से अटैच है। फ्लोर ऑफ द माउथ से फ्रीनम, जो लिंगुअल फ्रीनम है उससे अटैच्ड है।
तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। और फिर इसके अंदर कुछ पैपिलास प्रेजेंट है। तो पैपिला जो प्रेजेंट होते हैं इसको बताने के लिए सबसे पहले पीछे जो पैपिला प्रेजेंट हो दैट इज द सर्कमवैलेट पैपिलास। क्या उसे बोला जाता है? सर्कमवैलेट। सर्कम है ना, सर्कुलर होते हैं, सर्कल होते हैं, वैलेट पैपिला। ठीक है, इस तरह का प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। दैट है 8 से 12 पैपिला होता है। पैपिला मतलब कि कोई भी है ना एलिवेशन है ना, उभार जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट। तो सर्कमवैलेट पैपिला प्रेजेंट होते हैं, 8 से 12 संख्या होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो पीछे की सरफेस को प्रेजेंट होती है, उसको बताने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ टंग का। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये क्या है, एक गड्ढा बना लीजिए, दैट इज द फोरामेन सीकम। फिर इससे 2 नाला ऐसे निकाल दीजिए, दैट इज सल्कस टर्मिनालिस। ये वाला हिस्सा क्या है? पीछे की तरफ है ना, यही जो हिस्सा बता रहा था हमें ना, ये पीछे वाला है, दैट इज द फेरेंजियल। क्या है? फेरेंजियल। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेश पेज में मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, कैसे टंग का डायग्राम आप लोगों को समझना है। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए होल, दैट इज द फोरामेन सीकम। और फिर 2 ऐसे लंबे लंबे रास्ते बना लीजिए, दैट इज सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, फोरामेन सीकम होता है, ये रेमिनेंट होता है थायरोग्लॉसल डक्ट का। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट, बट बस जान लीजिए कैसा गड्ढा बना हुआ है पीछे। ठीक है, फिर 2 ऐसे लंबे लंबे टनल जैसा रास्ता, दैट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। व्हाट इज कॉल्ड? सल्कस टर्मिनालिस। टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस हो गया। और ये वाला हिस्सा दैट इज फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया और ये हो गया। चलिए, ठीक है, फिर टंग का बॉर्डर बना लेते हैं। तो दिस इज द पोस्टीरियर 1/3 जो फेरेंजियल पार्ट बनाएगा। और फिर यहाँ पे है आगे की तरफ जो एंटीरियर 2/3 हिस्सा बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर 2/3। तो इसी एंटीरियर 2/3 हिस्सा में जिसे मैं ओरल पार्ट बोल रहा हूँ, दिस इज द ओरल पार्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओरल। ये वाला हिस्सा क्या है? ओरल पार्ट ऑफ द टंग। और ये पीछे वाला हिस्सा जो है दैट इज द फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बात करें, पैपिला कुछ प्रेजेंट है, कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारे दांत के सरफेस के ऊपर, जिससे कि उसे रफ बनाता है और ये हमें मास्टिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द टेस्ट। गस्टेशन है ना, गस्टेशन टेस्ट का सेंस इसके अंदर ये लाता है। ठीक है, तो एक अबाउट द फर्स्ट पैपिला क्या है? सर्कमवैलेट पैपिला। क्या प्रेजेंट होता है? सर्कमवैलेट पैपिला। इसके आगे है ना, सर्कस टर्मिनस के आगे कुछ प्रेजेंट होता है, 8 से है ना 12 की संख्या में प्रेजेंट होता है। तो इट इज अबाउट 8 to 12 इन नंबर। ठीक है, तो दीज आर द सर्कमवैलेट पैपिला। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो मेनली प्रेजेंट एट द टिप, है ना, टिप पे प्रेजेंट होंगे और इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द मार्जिन्स में भी, साइड्स में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये उस एरिया में उनके नंबर ज़्यादा, उनकी घनत्व डेंसिटी उनकी ज़्यादा है। दे आर कॉल्ड एज फंजीफॉर्म पैपिला। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये फंगस शेप का है ना, इस तरह ऐसा फंगस के शेप का है, स्ट्रक्चर है, फंजीफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है, तो इट इज कॉल्ड एज फंजीफॉर्म पैपिला। ठीक है, फिर एक और पैपिला प्रेजेंट है जो पूरे सब जगह पूरा यहाँ वहाँ भरा हुआ है। ये कोनिकल होता है, कोनिकल इन शेप होता है, यहाँ वहाँ पूरा सब कुछ फील्ड है। डॉटेड से मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ, डॉटेड डायग्राम से आई एम डिनोटिंग इट। तो ये बस पूरे जितना भी स्पेस है डॉर्सल ऑफ द टंग में वो ऑक्यूपाइड है, तो दैट इज
conical in shape, that is called as filiform papilla. What is called? Filiform papilla. filiform papilla. filiform papilla के अंदर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं. ये filiform conical शेप का होता है. circumvallate एकदम लार्ज होता है इन साइज, एकदम लार्ज होता है circumvallate. ठीक है, तो ये 3 पैपिला के नाम याद रखना. और ह्यूमंस के अंदर फोलिएट पैपिला भी प्रेजेंट बट वेरी हाईली रिड्यूस्ड होता है, नॉट डेवलप्ड होता है. तो इसका बस नाम आप जान लीजिए. एक और पैपिला प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोलिएट पैपिला. फोलिएट पैपिला ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से इसका नाम पड़ा है फोलिएट पैपिला. चलिए, तो 4 पैपिला हो गए, सर्कमवैलेट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म और फोलिएट. ठीक है, चलिए ये याद रहेगा है ना. पैपिला क्या इसका काम है? रफ टेक्सचर प्रोवाइड कराता है और जिसके कारण की खाना का मिक्सिंग वगैरह में और चबाने वगैरह में हेल्प करेगा. और एक और फंक्शन है पैपिला का. पैपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड, जो हम लोग बोलते हैं ना खाना बहुत टेस्टी है ये है, तो उसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमें टेस्ट का सेंसेशन आता है. कौन तीखा है, मीठा है, खट्टा है, स्वाद जो हमें ये लगता है, इसके टेस्ट बर्ड. टेस्ट बर्ड्स सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होते हैं? सर्कमवैलेट पैपिला. जो में सर्कमवैलेट पैपिला है उसके अंदर करीब 100 से 250 प्रेजेंट हो सकते हैं टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, टेस्ट बर्ड्स इट कैन बी प्रेजेंट. तो बहुत सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर टेस्ट बर्ड सर्कमवैलेट पैपिला में प्रेजेंट होता है. सर्कमवैलेट पैपिला ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसके साइड्स वगैरह में मोस्टली यहाँ पे इस तरह टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर फंजीफॉर्म पैपिला है. फंजीफॉर्म पैपिला में भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं बट उनकी संख्या कम है. कितनी होती है? 3 से 5. फंजीफॉर्म में 3 से 5 होती है. फिलीफॉर्म में एब्सेंट होती है. ठीक है, एब्सेंट. टेस्ट बर्ड क्या होता है? एब्सेंट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेस्ट बर्ड? तो फिलीफॉर्म पैपिला में टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है. फोलिएट पैपिला आल्सो हैव टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेल्स से बना हुआ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल, जो कि सेंसेशन को जो टेस्ट है, जो केमिकल स्टिमुलाई है उसको रिसीव करेगा, तो दैट इज कॉल्ड गस्टेटरी. रिसीव करने वाले को रिसेप्टर बोलते हैं. तो गस्टेटरी मतलब कि टेस्ट. तो टेस्ट जो भी केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करेगा दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर सेल. ठीक है, फिर उसके कुछ साइड्स में सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और नीचे में बेसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये 3 सेल्स हो गए, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल, सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल. ठीक है, और किनारे किनारे जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का जो पूरा हमारा होल म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा ओरल कैविटी का बना हुआ है, दैट तो वो तो प्रेजेंट होगा. इन्हीं के बीच में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है. एक ओपनिंग होता है टेस्ट पोर्ट जिसके थ्रू की केमिकल एंटर करता है, और फिर इसके अंदर स्टिमुलस होता है तो मूव करता है, तो ये सेंसेशन प्रोवाइड करेगा. जो कि नीचे जो नर्व प्रेजेंट होते हैं बेसल सेल के आसपास, वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पे न्यूरॉन्स लेके चला जाएगा इसको फिर ब्रेन के पास. फिर वहाँ पे ब्रेन इसको एनालाइज करेगा, बताएगा भाई कैसा है, क्या है, खट्टा मीठा तीखा क्या है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हमारा टेस्ट एरिया बनाया हुआ है कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, बट ये एकदम एक्यूरेट नहीं है ना. मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ऐसा देखा गया है, बट इट कैन चेंज पर्सन टू पर्सन, और पूरे सारे एरिया में भी कहीं भी किसी भी टेस्ट का सेंसेशन फील किया जा सकता है. तो इट इज नॉट एक्यूरेटली करेक्ट जैसा कि बुक्स वगैरह में बताया जाता है, जूनियर बुक्स में. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो सबसे पहले 5 तरह के टेस्ट होते हैं. सबसे पहले जो आगे वाले एरिया में जो होता है दैट इज मोस्टली कॉल्ड एज, है ना, ये टेस्ट का मैप हो गया, बट ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट जनरली ऐसा पढ़ाया जाता है. तो ये आप स्ट्रक्चर वाइज जान लीजिए कहाँ पे क्या क्या होता है. स्वीट होता है, मीठापन सामने की तरफ, सॉल्ट थोड़ा साइड्स में होता है, सॉर थोड़े साइड में होंगे, सॉर खट्टापन कहाँ पे होगा? साइड्स वगैरह में. और बीटर जो तीखा है, सर्कमवैलेट वाला एरिया हिस्सा वाला में बीटर का तीखा मिर्च का जो तीखापन है वो रिसीव करता है. ठीक है, और स्पाइसीनेस जनरली रिसीव नहीं होता है. तीखा वाला तो बिटरनेस है ना, जो ज़्यादा तीखा जो होता है ना वो एक तरह से टेस्ट वाला सेंसेशन नहीं होता है. वो कि मोस्टली एक ऐसा केमिकल है ना जो
फ्रिक्शनल मूवमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है वैसा सेंसेशन ज़्यादा प्रोवाइड होता है बिटरनेस, ठीक है। स्पाइसीनेस की अगर बात की जाए, एक नया टेस्ट का है जिसे कि उमामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उमामी, है ना। ये नया वर्ड याद रखिएगा, उमामी है ना। जापान के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये नया तरह का एक टेस्ट को पता किया था। ये फ्लेवर को हमारे डिटेक्ट कर लेता है। फ्लेवर क्या होता है? व्हाट इज फ्लेवर, है ना। फ्लेवर जो कुछ हमारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे मैगी वगैरह हो गया, मैगी मसाला एकदम गजी बहुत बढ़िया स्मेल आता है ना, तो उसके अंदर स्मेल भी प्रेजेंट होगा, जिसे कि एरोमा कहा जाता है। एरोमा भी है और टेस्ट भी है ना, प्रॉपर उसका बढ़िया से एकदम टेक्सचर वगैरह सब दिया जाता है, जिससे कि सूंघते ही एकदम फील आ जाता है ना, मैगी बन रहा है, ये हो रहा है, तो वो फील होता है, वो है ना, जो सेवरी फ्लेवर जो फील होता है, तो that type of taste is called as umami, and it is due to presence of a chemical which is present in artificial substances such as maggi masala and all, तो उसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, है ना। कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि हमें एक अलग तरह का फ्लेवर का सेंसेशन देता है, तो दैट सेंसेशन इज कॉल्ड एज उमामी टेस्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं क्लास। वी स्टडीड अबाउट द टीथ एंड टंग, ठीक है। टुमारो विल स्टडी है ना अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि कनेक्ट क्या होगा, बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो हम जीभ के बाद ना ओरल कैविटी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स। तो विल स्टडी अबाउट द फेरिंग्स एंड द इसोफेगस। चलिए आज के लिए बहुत हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। किसे? डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस, स्टडिंग लाइफ। चलिए बाय बाय।